हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम ए 5 स्टार ऑन कोडशेफ। तो इसके लिए कार्तिक भैया हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि वो कैसे 5 स्टार बने, क्या उनकी जर्नी रही, क्या उनके रिसोर्सेज थे और कैसे उन्होंने ये अचीव किया। सो लेट्स हैव कार्तिक विद अस। या हाय कार्तिक, वेलकम टू हेलो आवर भैया। यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? हेलो। बढ़िया भैया, आप बताओ। जी बिल्कुल सही। एक बार यार अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो, सभी लोगों को अपने बारे में बता दो कि आप कौन से कॉलेज से हो, अभी कौन से ईयर में हो और क्या क्या कर रहे हो। सो हाय एवरीवन, आई एम कार्तिक एंड आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट टेक्सो यूनिवर्सिटी। और मैं भी अपने थर्ड ईयर में हूँ। एंड या दैट वाज ऑल अबाउट माय बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो आपने कोडिंग करना कब स्टार्ट किया था? मैंने कोडिंग करना तो जस्ट लॉकडाउन के बाद अप्रैल मई में स्टार्ट कर दिया था। हम्म। बट वो मेरा थोड़ा सा कॉपी पेस्ट वाला वर्क ज्यादा था उस टाइम पे। लाइक मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट ये सब सीख रहा था, लर्न कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। हम्म। गाइडेड पाथ नहीं था तब। बट सितंबर अक्टूबर में मुझे यूट्यूब पे टेक कोडिंग के बारे में पता चला, हम्म। तो मैंने वहां से फ्री कंटेंट किया। और जनवरी में मैंने एक कोर्स में एनरोल किया था। तो जनवरी 21 से मैंने पेप कोडिंग के थ्रू अपना कंप्लीट जर्नी स्टार्ट कर दी थी कोडिंग पे डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू। और या मैं तब से मतलब अच्छे से कंसिस्टेंट हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। हम्म। अच्छा यार, एक बार ना आप अपनी जर्नी वहां से बताओ कि कैसे आपने कॉम्पिटिटिव स्टार्ट किया, क्या क्या रिसोर्सेज आपने रेफर किए और कैसे आप 5 स्टार बन गए और कितने महीनों में बने। मैंने जब जनवरी में इसी ईयर में जब स्टार्ट किया था कंप्यूटर कोडिंग के थ्रू, जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर सीखना स्टार्ट किया था, तो तब मुझे एक्चुअली ज्यादा आइडिया नहीं था एल्गोरिथम्स के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो मैं जस्ट मतलब जो भी क्लास में होता था वो करता था और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते रहता था साइट से, फ्री कंटेंट पे और एवरीथिंग। मतलब वहीं पे ही मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता था। हम्म। फिर मेरे एक ये थे, उनका जो मैंने उनका प्रोफाइल देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा उनके प्रोफाइल। तो मैंने उनके प्रोफाइल को फॉलो करने का ट्राई किया। तो जस्ट मार्च से मैंने उनकी प्रोफाइल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि उन्होंने कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, या फिर उनसे थोड़ा बात करके। तो मार्च से मैंने एग्जैक्टली कॉन्टेस्ट देना शुरू किया लीड कोड पे और कोडशेफ पे। लाइक स्ट्रिक्टली स्टार्ट कर दिया था कि हाँ मुझे अभी अच्छे से करना है। सो या ठीक है। मैं बेसिकली वही देखता था कि ग्रुप में एक ही बंदा सबसे ज्यादा एक्टिव है जो क्वेश्चंस डालता रहता है, पूछता रहता है। वो लगता था कि ही इज डूइंग समथिंग एंड बहुत सुना आपने रिजल्ट भी दिया कि यस नाउ आई एम 5 स्टार। तो कितने महीने लगे आपको एग्जैक्टली 5 स्टार बनने के लिए? कॉन्टेस्ट तो मैंने बहुत कम दिए, मतलब कि मैंने कोडशेफ पे कॉन्टेस्ट तो कम ही दिए थे। लेकिन मेरी जो बिहाइंड द जर्नी थी वो काफी ज्यादा थी। मतलब कि मैंने अराउंड 600 से क्वेश्चन सब कर लिए थे जब मैंने एक्चुअली मैं कॉन्टेस्ट में घुसा कोडशेफ के। उससे पहले मैंने लीड कोड पे काफी कॉन्टेस्ट दिए, लाइक 30 के अराउंड मैंने कॉन्टेस्ट दे दिए थे आई गेस उस टाइम तक लीड कोड पे। और फिर कोडशिप पे मैंने कॉन्टेस्ट, लाइक मेरी जो थिंकिंग थी या मेरी जो स्किल्स थे डेटा स्ट्रक्चर्स में और क्वेश्चंस में, वो मैंने काफी अच्छे से लर्न कर लिए थे विदाउट गिविंग कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट में बस मेरे को टाइम मैनेजमेंट सीखना था और थोड़ा सा उस प्रेशर को इंट्रोड्यूस करना था कोडशिप के कॉन्टेस्ट में। तो मैंने एग्जैक्टली उस टाइम पे जो 4 कॉन्टेस्ट में मैंने 5 स्टार अचीव कर लिया था एग्जैक्टली देखा जाए तो। ऑलराइट। तो वो लॉन्ग कॉन्टेस्ट थे या शॉर्ट कॉन्टेस्ट थे? मेरा लॉन्ग कॉन्टेस्ट तो कोई नहीं था। मैंने एक्चुअली पहले ट्राई किया था लॉन्ग कॉन्टेस्ट का, तो उधर तो मेरी जर्नी बहुत ही बेकार गई। लाइक मेरे को नहीं आता था समझ में, तो फिर मैंने वो छोड़ ही दिया उन्हें देना। थोड़ा मेरे को ऐसा भी लगता था कि जो 10 कॉन्टेस्ट है वो काफी ज्यादा टाइम मेरा ले रहे हैं, तो मैंने उन्हें देना ही स्टॉप कर दिया। फिर मैंने सोचा कि जो लंच टाइम और कुक ऑफ होता है कोडशिप पे वही दूंगा और इसी से कुछ अचीव करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि 2.5 आवर्स मेरे को सही लगा कि इतने टाइम में मेरा टाइम मैनेजमेंट भी होगा और जो कंपनीज को जो इंटरव्यू होते हैं, कोडिंग राउंड जो होते हैं, वो भी एक टाइम लिमिट में लाइक 3 आवर्स 2.5 आवर्स ऐसे ही होते हैं। तो उन दोनों को ध्यान में रखते मैंने बस शॉर्ट कॉन्टेस्ट में ही फोकस किया था। ठीक है यार कार्तिक, एक बार अपनी प्रोफाइल दिखा सकते हो सभी लोगों को कि आपने लीड कोड पे कितने सवाल किए, पेप कोडिंग पे कितने सवाल किए, बाकी प्लेटफॉर्म पे कितने सवाल किए
और एक रफ आइडिया दे सकते हो कि भाई इतने सवाल तो करने ही पड़ेंगे, ऐसे नहीं बना जाएगा 5 स्टार, कितने सवाल तो चाहिए होंगे? ठीक है भैया, मैं प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ अपना। अ, 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 आप जस्ट अ मिनट। हाँ, आप अगर अपनी स्क्रीन शेयर कर दो तो और मजा आ जाएगा। हाँ, आप भी कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल एक फिक्स ही है कार्तिक अपने से। अगर आप कर सकते हो तो आप ही कर दो। नहीं, आप कर दो, शेयर कर दो। ठीक है भैया। मैंने जैन में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जैन से शिफ्ट हो गया था कोडिंग में, लीड कोड पे। तो मैंने जैन से स्टार्ट किया था, और अबाउट अ मंथ, प्रीवियस मंथ तक मैं कंसिस्टेंट था। उसके बाद मेरे एक्चुअली कॉलेज रीओपन हो गए, तो अभी मैं उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ उससे। तो जैन से मैंने स्टार्ट किया था, और अराउंड मेरे उस टाइम से 700 to 800 प्रॉब्लम्स थे। और उसके साथ साथ अभी भी मैं डेली कॉन्टेस्ट तो डेली देता ही हूँ, जो मैं वीकली कॉन्टेस्ट और बाई वीकली होते हैं कोर्स लीड कोड पे। उन कॉन्टेस्ट को तो मैं रेगुलरली देता ही हूँ, लेकिन उसके जो बाद की प्रैक्टिस होती है वो एग्जैक्टली मैं उतना टाइम डिवोट नहीं कर पाता लीड कोड पे, बट डेफिनेटली वो मुझे करना चाहिए। सो ये मेरा लीड कोड की प्रोफाइल थी। मैंने अराउंड 30-35 कॉन्टेस्ट दे रखे हैं। और रिगार्डिंग माई कोडशेफ, ये मेरी कोडशेफ की प्रोफाइल थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग कॉन्टेस्ट मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया, टाइम प्रेशर की वजह से, और कुछ और भी रीजन है उसकी वजह से मैं नहीं कर पाता था, ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो मैंने फिर लॉन्ग कॉन्टेस्ट को छोड़ ही दिया था कॉन्टेस्ट देना, और मैंने शॉर्ट कॉन्टेस्ट की तरफ ज्यादा फोकस करा हर प्लेटफॉर्म पे, कोडशेफ ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 4 कॉन्टेस्ट में मैंने मई और 10 जुलाई, और मैं 3 कॉन्टेस्ट मैंने दिए थे। तो मैंने ये 5 स्टार अचीव कर लिया था इससे। ठीक है, तो बेसिकली 793 सॉल्यूशंस आपने दिखाए लीड कोड के ऊपर। हाँ भैया। ठीक है। और भी अपार्ट फ्रॉम लीड कोड, कोड फोर्सेस और सबको अगर मैं मिला दूं तो अबाउट 1500 के अप्रोक्स मैंने प्रॉब्लम्स किए थे अपने एंड से, और अगर मैं सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला दूं तो। ठीक है, मान लो आपको ये एडवाइस देनी हो अपने छोटे भाई बहन को कि यार अगर तुम्हें अचीव करना है कुछ, लेट्स से कि 5 स्टार बनना है, 6 स्टार बनना है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना पसंद करोगे? एडवाइस तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी भी करती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का जो एप्टीट्यूड होता है या जो सॉल्विंग स्किल्स रहता है वो उन्होंने 10th 11th में भी काफी अच्छे से डेवलप कर लिया होता है। तो वो काफी कम प्रॉब्लम्स में भी अचीव कर सकते हैं, 400 या 500 में भी बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एन एवरेज स्टूडेंट, कि मैं एक एवरेज बंदा हूं और अगर मुझे 5 स्टार 6 स्टार बनना है तो क्या करना चाहिए? कोई आपसे ये सवाल पूछता है। अगर 5 स्टार की मैं जर्नी की बात करूं तो, या फिर और जो रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स है उन पे अगर 5 स्टार अचीव करना है तो अबाउट 1200 प्रॉब्लम्स तो एक एवरेज बंदे को करने ही पड़ेंगे, अगर वो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मी। बट वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। बट अगर कोई ऐसा बंदा है जो जिसे ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स भी नहीं आता है, और जिसके ज्यादा सॉल्विंग स्किल्स एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, तो हाँ, अगर 1200 प्रॉब्लम्स वो करता है अलग अलग डिफिकल्टी लेवल की, तो वो एग्जैक्टली 5 स्टार अचीव कर सकता है, उससे आगे भी अचीव कर सकता है अबाउट 1200 प्रॉब्लम्स में। ठीक है। अच्छा कार्तिक, मैं आपसे बस एक बात और जानना चाहता हूँ कि किस मैनर में इसको फॉलो करना चाहिए। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी है, एंड जस्ट आई वांट टू नो कि कैसे कैसे क्या फ्लो होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए। बेसिकली आपसे रोड मैप जानना चाहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फर्स्ट मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो एक लैंग्वेज पे कंफर्टेबल होना चाहिए, सी प्लस प्लस या जावा। मैं पर्सनली जावा में करता था, क्योंकि जो कोर्स था मेरा वो जावा में था। तो मैंने जावा को अच्छे से फॉलो किया। बट कोई बंदा, मैक्सिमम तो सी प्लस प्लस यूज करते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं जावा से कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली और स्टूडेंट भी जावा से भी अचीव कर सकते हैं। तो एक लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा बेसिक कुछ आने चाहिए, सिंटैक्स आने चाहिए, उसकी लाइब्रेरीज। तो बेसिक के नाम पे कितने सवाल, एटलीस्ट कितने सवाल, जिसमें उसको सिंटैक्स के बारे में आइडिया हो जाए, और जो उसे प्रॉब्लम होती है एप्टीट्यूड में, उसे नॉर्मल फंडामेंटल्स नहीं आते हैं, एनसीआर क्या होता है, या फिर एक नॉर्मल उसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अराउंड आई थिंक 250 क्वेश्चन से करने चाहिए बेसिक लेवल के, सिंटैक्स के साथ क्लियर करना एंड एवरीथिंग। आई थिंक 250 अराउंड से क्वेश्चन करने चाहिए। एक लैंग्वेज और उसके जो भी उसकी बिल्ट इन लाइब्रेरीज है
उनसे कंफर्टेबल होने के लिए अराउंड 250 है। तो आपने बात कही कि 250 सवाल के आसपास हमें करने पड़ेंगे, 250 प्लस क्वेश्चंस एटलीस्ट। 250 प्लस क्वेश्चंस। हाँ, तो इसमें हम मानते हैं कि यार कि बेसिक डीएसए आपको आना चाहिए। हाँ भैया। व्हाट आफ्टर दैट, इसके बाद आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसके बाद लिक्विड मीडियम पे फोकस करना चाहिए, लाइक थोड़ा जो प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली मैं अगर कोर्स की बात करूं तो वो वेरिएशन सी आती है किसी पुरानी एल्गोरिथम की जो हमने पढ़ी है, लाइक हमने लेक्चर पढ़ा है तो उसकी कोई वेरिएशन आ जाएगी, या फिर हमने बिटमास्किंग के कुछ क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं की कोई ना कोई वेरिएशन आ जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ पार्ट उसका फिट करेगा। कुछ पार्ट उसका आपने पढ़ा हुआ होगा जिसको आपको यूज करना है। तो लीड कोड के मीडियम प्लस हार्ड भी इंक्लूड कर ले यहाँ पे। हाँ, मीडियम प्लस हार्ड, लीड कोड मीडियम प्लस हार्ड, मतलब जो एक्चुअली जो इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं गेस वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि कोड पे खासकर जो प्रॉब्लम्स आती है, लीड कोड कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉब्लम्स आती है वो कोई ना कोई वेरिएशन आती है, कोई प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व की हो, वो हमें करनी चाहिए। अराउंड आई गेस 400 के अप्रॉक्स तो करनी ही चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रॉब्लम से अगर कर रहे हो तो 400 के अप्रॉक्स से आप वेरी कर सकती है परसेंट टू परसेंट, बट या 400 के अप्रॉक्स तो हमें करनी ही चाहिए एटलीस्ट। ये तो लीस्ट बार है जो आपको क्रॉस करनी चाहिए। 400 प्लस क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली यहाँ पे करनी चाहिए। अच्छा, तो फिर इसके बाद कॉन्टेस्ट देने कितने ज्यादा जरूरी हैं? वो ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप करने के लिए कॉन्टेस्ट देने कितने ज्यादा जरूरी हो जाएंगे? कॉन्टेस्ट देने की अगर बात करें तो हमें कॉन्टेस्ट कब देने चाहिए? जब हमें लगे कि हाँ अभी मेरा जो लेवल है वो इतना है कि अब मैं अगर कॉन्टेस्ट दूंगा तो मैं डिमोटिवेट नहीं होगा अगर मेरी रेटिंग गिरे, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेरी रेटिंग अप होगी या मेरे को मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट कॉन्टेस्ट देने की। क्योंकि अगर मैं गलत टाइम पे कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, बट अगर कोई बंदा इतने क्वेश्चन 650 क्वेश्चन कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि वो लीड कोड के कॉन्टेस्ट को ऑब्वियसली दे सकता है, और कोर्स के स्टार्टर्स आया है इन सब कॉन्टेस्ट को दे सकता है और ट्राई कर सकता है और कॉन्टेस्ट देगा, लाइक जो कुक ऑफ होता है या फिर 4 पे डिग्री होता है, तो उन सब कॉन्टेस्ट को वो कॉन्टेस्ट देना शुरू कर सकता है। उसे आई थिंक इतनी प्रॉब्लम्स करने के बाद उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जैक्टली, दिस वाज द माय पॉइंट कि काफी लोग ये मेरे से पूछते हैं, काफी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि कॉम्पिटिटिव कब स्टार्ट करें, क्या अभी स्टार्ट करते हैं? जैसे कोर्स में एनरोल हो गए, क्या स्टार्ट करते हैं अभी? क्या सर 200 सवाल कर लिया अब स्टार्ट कर दूं, या कंपटीशन देने अभी स्टार्ट कर दूं बिल्कुल स्टार्टिंग में ही? ठीक है, तो एटलीस्ट अगर उसने 400 सवाल कर रखे हैं, मैं जनरली ये क्वेश्चन देता हूँ कि 400 सवाल अगर आपने कर लिए तो आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको कॉन्फिडेंस आएगा 500-600 सवाल करने के बाद, और वो ठीक लेवल के होने चाहिए। ये नहीं कि 500-600 सवाल आपने कोई भी कर दिए, राइट? तो यार ये काफी लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है, तो उसका जवाब शायद आप सब लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, कि बहुत जल्दी मत करो, पहले तैयार हो जाओ फिर उसके बाद कंपटीशन में उतरो। ठीक है, पहले तैयारी जरूरी है। अच्छा, इसके बाद हम आगे थे कि हमें compete करना चाहिए, compete करना चाहिए, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो compete करने का सही तरीका क्या है? पहले आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेट्स से कि 4 सवाल आए, आपसे 2 ही बन पाए, ठीक है, या 3 बन पाए, तो व्हाट आफ्टर दैट कंपटीशन इज ओवर, उसके बाद क्या करना चाहिए? वो स्ट्रेटजी सुनना चाहते हैं लोग आपसे। तो लेट्स से अगर मैं कॉन्टेस्ट देता हूं तो अगर मैं इतने क्वेश्चंस कर लेता हूं, 600 क्वेश्चंस कर लेता हूं, या मैं 6 इतने अराउंड एवरेज के क्वेश्चंस कर लेता हूं, तो मेरे को एक ये थिंकिंग पता लग जाएगी कि ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे लेवल की है, या फिर ये जो प्रॉब्लम है ये मैं सॉल्व कर सकता हूं। लाइक अगर मैं कोड 4 से दे रहा हूं, अगर किसी प्रॉब्लम 150 सॉल्यूशन है डिप्लो में, तो मैं एग्जैक्टली सोचूंगा कि यार ये तो अभी काफी टफ प्रॉब्लम है, तो आई थिंक इसको अब सॉल्व करना अभी मेरे लेवल से ऊपर है। तो बट जो प्रॉब्लम्स है जो एग्जैक्टली मेरे लेवल के आसपास है, थोड़े से अबव मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल है उसके थोड़ा सा ऊपर है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम तो पक्का सॉल्व कर लेना चाहिए किसी भी तरीके से आप, ताकि मेरे साथ ऐसा ना हो कि मैं कभी भी कॉन्टेस्ट देना तो मैं लर्न नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कॉन्टेस्ट देने के बाद लर्निंग नहीं करूंगा तो कॉन्टेस्ट देने का फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे कि लीड कोड का जो कॉन्टेस्ट है उसमें 4 प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें से मैक्सिमम टाइम्स तो दो प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स है। अगर कोई भी बंदा 650 प्रॉब्लम्स कर लेता है तो वो आराम से 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो थर्ड प्रॉब्लम है उसके लिए आपको कॉन्टेस्ट दे देना पड़ेगा, और थोड़ा सा मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम से अच्छे से स्ट्रेस देना पड़ेगा, अपना एप्टीट्यूड इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर आपसे थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, आप उसका एडिटोरियल पढ़ो और उसको सॉल्व करने का ट्राई करो।
एग्जैक्टली और तो ये कोई problem- यही मैं पूछना चाह रहा था कि एडिटोरियल कितना रोल प्ले करते हैं कि आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट करना इज अ डिफरेंट थिंग कि आपको चीजें आती है, आपने क्वेश्चंस कर दिए, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो फिर उसको कैसे टैकल किया जाए? कंपटीशन खत्म हो गया, क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था, तो क्या बस छोड़ देंगे उसे, या फिर उसके ऊपर कितना टाइम स्पेंड करें और क्या क्या चीजें, क्या क्या एफर्ट्स उस क्वेश्चन के ऊपर लगाएं? एग्जैक्टली। ठीक है, तो बेसिक जो यहां से निकल के आया, अगर मैं मोटे तौर पे रोड मैप की बात करूं, और कितना टाइम, बस एक आखिरी सवाल कि टाइम कितना चाहिए होगा? अकॉर्डिंग टू मी जो टाइम है वो बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लाइक मेरे बहुत काफी सारे मेरे दोस्त हैं जो चीज मैं अभी इतने टाइम में अचीव कर रहा हूँ वो विद इन 3 मंथ अचीव कर लेते हैं या 3.5 मंथ अचीव कर लेते हैं। तो टाइम ऐसे कोई बाउंड्री मतलब ऐसे मैं स्ट्रिक्टली नहीं कर सकता क्योंकि आप 4 महीने करो या 5 महीने करो तो एग्जैक्टली आप बन जाओगे। लेकिन अगर आप 1200 प्रॉब्लम्स कर लेते हो और डेली आप कंसिस्टेंसी लाते हो अपने में और हार्ड वर्क पुट करते हो तो डेफिनेटली टाइम आपका कम ही लगेगा। बट टाइम के ऊपर हम एग्जैक्टली हर स्टूडेंट के लिए कमेंट नहीं कर सकते। पर यार एक टाइम फ्रेम की बात करें कि यार अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो 3 से 6 महीने, 6 से 9 महीने, तो वो टाइम फ्रेम आप क्या देना चाहोगे? अराउंड 8 months and 9 months आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से कर रहा है और डेली वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेली अपने एंड पे सॉल्व करता है तो आई थिंक 8 से 9 months में बन जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट 4 months में ही बन सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो 8-9 महीने लगने ही वाले हैं, ठीक है। पर अगर बेस्ट केस की बात करें तो लेट्स से कोई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग परफॉर्म कर रहा है तो 3 से 5 महीने के बीच में बन सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है जी। और कंपीट में एक और बात निकल के आई कि कंपीट करने के बाद आफ्टर कंपटीशन आपको वो क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट करने चाहिए, दोबारा उनका एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो डिस्कस करने चाहिए मेरे हिसाब से अपने फ्रेंड्स के साथ कि उनसे पूछो कि बताओ यार मैंने ये प्रॉब्लम करी थी, इसके अंदर मुझे ये दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे मेरा टेस्ट केस फंस गया, इस वजह से पास नहीं हो पाया। तो आई थिंक वो जो हेल्दी डिस्कशन होगी तो उसके अराउंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा हमें। एक पॉइंट और मैं कंप्लीट में कहूंगा कि अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर भी लिए तो डेफिनेटली एडिटोरियल चेक करना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो या जो स्पेस यूज किया है वो उससे कम में हम कर सकते थे प्रॉब्लम्स को। तो डेफिनेटली उन प्रॉब्लम्स को भी बस चेक कर लेना चाहिए ताकि हमें जो फ्यूचर में फर्दर कॉन्टेस्ट या फर्दर अगर हमारे इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको अगर हम टैकल करना चाहें तो हम कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में यूज अच्छे से कर सकें। तो एडिटोरियल तो आई थिंक हर प्रॉब्लम से देखना चाहिए। या बिल्कुल, तो हर क्वेश्चन को बेसिकली एनालाइज करना चाहिए कि आपने दे दिया, कंप्लीट में सबमिट हो गया था कॉन्टेस्ट के टाइम या नहीं हुआ था, पर उसके बाद में जरूर एनालाइज करो, एक बार कंपेयर करो अपना सॉल्यूशन और जो एडिटोरियल में सॉल्यूशन गिवन है, क्या पता आपका उससे अच्छा हो, क्या पता जिस बंदे ने उसका एडिटोरियल दे रखा है उसने अच्छा सॉल्यूशन दे रखा हो, ठीक है। तो ये एनालाइज करना चाहिए। ठीक है कार्तिक, सो थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज नाइस टू हैव यू हियर एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। कोई कुछ आखिरी वर्ड्स, कुछ जो आप सबको एडवाइस देना चाहो, कुछ बोलना चाहो? एक एडवाइस मैं ये जरूर दूंगा कि डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, डीएसए की जर्नी हो या कोई भी लर्निंग की जर्नी हो, और क्लियर से लर्न करना चाहिए और मतलब हमें ट्राई करना चाहिए कि अगर कोई मतलब 3 मंथ में अचीव कर रहा है तो हम उसको देख के हम डाउन ना हो जाए क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव से छोड़ते हैं या फिर डीएसए से छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यार मेरे से नहीं हो सकता क्योंकि अगले जो मेरे जो पीयर्स हैं वो तो बहुत जल्दी अचीव कर ले रहे हैं, शायद इस चीज मेरे बनी नहीं है। तो डेफिनेटली हमें ट्राई करना चाहिए कि हम लर्न करने का ट्राई करें और दूसरे से ज्यादा कंपेयर ना करें तो बेटर है। अपने से हम खुद को कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ कि मैं खुद को कंपेयर करो फ्रॉम यस्टरडे टू टुमारो, कि कल आप कैसे थे और कल आप कैसे बन जाओगे, खुद से ही कंपैरिजन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कार्तिक के बारे में मतलब बहुत ही ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट और बहुत मजे में पढ़ता है कि यार भैया लोग, यार मेरे सवाल नहीं हुआ एक बार देख लो, ऐसे पूछता रहता है कि यार तुम भी क्वेश्चन डाला करो, हर एक को फोर्स करता है यार तुम भी क्वेश्चन डाला करो ना ग्रुप पे, तुम भी पूछा करो। ठीक, मेरे को लगता है मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ, तो काफी मजे में और काफी जल्दी अचीव किया भाई ने ये। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैं आप सभी के साथ इनकी जर्नी शेयर करना चाहता था। एंड थैंक यू सो मच कार्तिक, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, ओके जी, बाय बाय।